वेलकम टू माय चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है मिश्रण और इरिगेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी। आज की क्लास में हम मिश्रण से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, 3 गिलास की धारिताओं का अनुपात 1:2:3 है। इनमें दूध तथा पानी के मिश्रण भरे हुए हैं। पहले, दूसरे व तीसरे गिलास में दूध तथा पानी के अनुपात क्रमशः 1:5, 3:5 और 5:7 है। इन गिलासों के मिश्रण को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। तो इस नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 गिलास लिए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ग्लास हो गया, ये सेकंड ग्लास और ये थर्ड ग्लास। इनकी धारिताओं के अनुसार मैंने इसको बनाया है। ये है 1:2:3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इनकी जो धारिता है, धारिता इनकी 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर है। इनके अनुपात के हिसाब से हमने मान लिया कि पहले गिलास की धारिता है 1 लीटर की, दूसरे गिलास की धारिता है 2 लीटर की और तीसरे गिलास की धारिता है 3 लीटर की। अब हमें दिया है कि पहले गिलास में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात कितना है, 1:5, मतलब 1 भाग दूध तो 5 भाग पानी। तो हम इसमें दूध और पानी की मात्रा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ, पहले गिलास में दूध की मात्रा। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो पहले गिलास में दूध की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी धारिता को लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके अनुपात के हिसाब से। तो ये पहला वैल्यू क्या है, दूध का है, दूसरा वैल्यू पानी का है। तो ये हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पर 6 क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में दोनों को एड अप करके लिखते हैं और न्यूमरेटर में वो वैल्यू लिखते हैं जो करस्पॉन्डेंस की होती है। तो यहाँ पर इसके वैल्यू हमें मिल गई 1/6। अब अगर दूध की मात्रा 1/6 है तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, सिंपल 1 × 5/6। और 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस अनुपात में 5 वैल्यू इंडिकेट कर रहा है पानी की मात्रा को। तो इसी तरह से हम इसको करेंगे तो ये मिला 5/6। ओके, तो ये हो गया पहले गिलास का। इसी तरह से हम करते हैं दूसरे गिलास के लिए। तो दूसरे गिलास में दूध की मात्रा, तो ये हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी यहाँ पर किया। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे गिलास की धारिता क्या है, 2 लीटर की। तो हम क्या लेंगे, 2, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ये दूध की मात्रा और ये पानी की मात्रा। तो न्यूमरेटर में आ गया 3, डिनोमिनेटर में आएगा दोनों का एडिशन, तो ये हो गया 8। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3/4, 3/4। तो दूध की मात्रा आ गई 3/4। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं दूसरे गिलास में पानी की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × डिनोमिनेटर तो सेम होगा, न्यूमरेटर में यहाँ पर पानी की वैल्यू लेंगे और पानी की वैल्यू यहाँ पर है 5। तो ये हो गया 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5/4। क्लियर। तो ये हमें से आप थर्ड ग्लास का कीजिए। तो तीसरे गिलास में दूध की मात्रा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी धारिता, इसकी कैपेसिटी 3 लीटर की है। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर दूध की मात्रा क्या है 5,
करस्पॉन्डिंग रेशियो को हम ले रहे हैं और दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 12। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5/4। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड ग्लास का करते हैं पानी की मात्रा। तो थर्ड गिलास में पानी की मात्रा, तो यहाँ पर धारिता या कैपेसिटी तो सेम है, पानी की वैल्यू क्या है 7, तो ये हो गया 7/12, तो ये हमें मिल जाएगा 7/4। अब यहाँ तक अभी तक हमने क्या किया कि जो इनके अनुपात दिए हुए थे, तीनों गिलास में पानी और दूध के मिश्रण का जो अनुपात दिया था उससे हमने उनकी मात्रा लीटर में फाइंड कर ली। यह भी मिला है हमें लीटर्स में। ठीक है, अब अगर हमने इसको लीटर्स में फाइंड कर लिया, पर अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें क्या पूछा हुआ है कि अगर इस सब को एक नए बर्तन में डाल दिया जाए तो इस नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो ये 3 गिलास है, यहाँ पर एक बड़ा बर्तन है, तीनों के पानी में पानी और दूध का जो मिश्रण है उसको इस थर्ड में डाल दिया गया। ठीक है, तो थर्ड में जब डाल देंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि उसमें से कोई मात्रा निकाली गई कि नहीं, ये सब नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब सिंपल, आपको तीनों में दूध की मात्रा पता है, फर्स्ट में दूध की मात्रा इतनी है, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, पानी की भी पता है। तो थर्ड गिलास में इस नए बर्तन में पानी और दूध की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को इंडिविजुअल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वही तो उसमें जा रहा है। समझ गए, तो वही वैल्यू उसमें जा रही है। तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं नए बर्तन में दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तीनों के दूध को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट ग्लास में दूध की मात्रा है 1/6 लीटर, सेकेंड ग्लास में दूध की मात्रा है 3/4 लीटर और थर्ड ग्लास में दूध की मात्रा है 5/4 लीटर। इस तीनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ गया 15। ऐड करिए तो 9 + 15 ये आ जाएगा 24 और 24 और 2 26। तो ये हमें मिला 26/12। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये मिला 13/6। तो अभी हमें दूध की कुल मात्रा मिल गई। इसी तरह से नए बर्तन में पानी की कुल मात्रा हम पता कर लेते हैं। तो पानी वाली वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर है 5/6, यहाँ पर है 5/4 और यहाँ पर है 7/4। यहाँ भी एलसीएम मिल जाएगा 12, तो ये आ गया 10, ये आ गया 15 और ये आ गया 21। ऐड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 46/12। सॉल्व करेंगे तो ये मिला 23/6। तो दूध की मात्रा और पानी की मात्रा हमें पता चल गई। अब हमें इनका अनुपात निकालना है। सिंपल, तो जब अनुपात करेंगे दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का, तो दूध की मात्रा कितनी है 13/6, पानी की मात्रा है 23/6, तो ये हमें मिल गया 13/23। अनुपात के फॉर्म पे देखेंगे तो ये हो गया 13/23 और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। तो हमने यहाँ पर क्या प्रोसेस किया वो आपको ध्यान में रखना है। पहले हमने दूध और पानी इसका टोटल मात्रा हमने पता कर लिया, फिर सिंपल उनका अनुपात निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। इसमें से उसने कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा या 8 किलोमीटर पर आवर की दर से तथा शेष दूरी बाइक से 35 किलोमीटर पर आवर की दर से या चाल से तय की। बाइक द्वारा तय की गई दूरी हमें बताना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इसको कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर ध्यान किस में देना है वो देखिए। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कुल दूरी इतना और 10 घंटे में उसने तय की।
और दोनों का हमें दर दिया हुआ है। मतलब हमें यहाँ पर 8 किलोमीटर दर दिया हुआ है साइकिल का और 35 किलोमीटर पर आवर दर दिया हुआ है बाइक का। हमें इसका औसत दर चाहिए। फिर आसानी से हम इसको बना सकते हैं मिक्सचर के नियम से। तो औसत दर हम कैसे फाइंड करें? तो औसत दर के लिए हमने चाल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। चाल क्या होता है? कुल दूरी, तय की गई दूरी बटा समय। ठीक है, ये आपको पता है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि कुल 188 किलोमीटर की दूरी को उसने 10 घंटे में तय किया। तो ये हो जाएगा 188 बटा 10, दैट मीन्स 18.8। तो यहाँ पर ये औसत दर हमें क्या मिला? 18.8। अब आप मिक्सचर का नियम लगा दीजिए। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखिए। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 16.2। 35 माइनस 18.8 करेंगे तो ये मिला 16.2 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10.8। ठीक है, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16.2 अपॉन 10.8। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 2 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 8 टाइम्स और ये 5 4। ठीक है, और ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54। यहाँ पर ये फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमें लास्ट में इसका अनुपात कितना मिला? 3:2। मतलब 3 भाग उसने साइकिल से तय किया, 2 भाग उसने बाइक से तय किया। पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोपेड से उसने कितना दूरी तय किया, कितना दूर वो चला। तो सिंपल फाइंड कर लेते हैं बाइक से, या बाइक से तय की गई दूरी। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमें दूरी पता है, ठीक है, इस कुल दूरी का 3 भाग साइकिल से चला गया, 2 भाग बाइक से चला गया। तो अगर हमें बाइक से तय की गई दूरी बतानी है तो हम सिंपल उसी फॉर्म पे करते हैं जैसे हम अभी तक करते आए हैं। कुल दूरी को लेते हैं तो ये हो गया 188 और यहाँ पर साइकिल और बाइक से बाइक की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये साइकिल की वैल्यू है क्योंकि पहले हमने साइकिल ली है और ये बाइक की वैल्यू है। तो न्यूमरेटर में हमने ले लिया 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? दोनों का सम। तो दोनों का सम यहाँ पर आ गया 5। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 376 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 75.5। तो 75.2 किलोमीटर, मतलब 75.2 किलोमीटर उसने बाइक से तय की गई और बाकी जितना बच रहा है उसको उसने साइकिल से ट्रैवल किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक बचता है। तो प्रारंभिक दशा में घोल कितना था, मतलब उसकी मात्रा हमें बतानी है। तो यहाँ पर हमें शुरू से देखते हैं कि नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। तो अगर 15% नमक है तो नमक की मात्रा निकाल लेते हैं। तो यहाँ की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में घोल x किलोग्राम था। ठीक है, हमें पूछा गया ना घोल कितना था, तो हमने मान लिया कि प्रारंभ में घोल x किलोग्राम था। अब हम फाइंड करते हैं नमक की मात्रा। तो नमक की मात्रा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इस x किलोग्राम में से 15% नमक है और बाकी 85% पानी है। तो x का हम निकाल लेते हैं 15%। तो ये हो जाएगा x इंटू 15/100। तो यहाँ से 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया 3x/20। मतलब नमक की मात्रा कितनी मिल गई? 3x/20।
तो इसी में अगर हम निकालें पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगा? अगर 15% नमक है मतलब 85% पानी होगा, तो हम यहाँ से निकालते हैं x का 85%, तो ये आ जाएगा x इंटू 85/100 और इसको सॉल्व करना है। तो 5 1 जा 5, यहाँ से 17, तो ये आपको मिल गया 17x/20। तो पानी की मात्रा हमें मिल गई और नमक की मात्रा मिल गई प्रारंभ में। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया। तो कुल पानी की मात्रा कितनी थी? इतनी। ठीक है, इस पानी की मात्रा में से 30 किलोग्राम को वाष्प बनाकर उड़ा दिया गया। ये अभी हमें किलोग्राम में मिल रहा है। ठीक है, तो 30 किलोग्राम पानी वाष्प के रूप में उड़ने के बाद बचा पानी दिया गया है कि जो नमक की मात्रा है वो बदल नहीं रही है। जितना नमक था भार के अनुसार उतना नमक वहां पर उपस्थित है। बदल क्या रहा है? उसका परसेंटेज। और वो परसेंटेज क्यों बदल रहा है? क्योंकि पानी उड़ता जा रहा है। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपने कोई बर्तन लिया, जैसे आपने इसमें इतना नमक डाला और बचा हुआ पानी है। ठीक है, फिर इतना पानी आपने निकाल दिया तो पानी कम हो गया। पानी अगर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, अगर हम उसको 100% से कैलकुलेट करें तो। ठीक है, तो अगर 30 किलोग्राम पानी वाष्प के रूप में उड़ गया तो बचा घोल अगर टोटल हम देखें, अभी मैं टोटल की बात कर रही हूँ, तो टोटल कितना घोल बच जाएगा? तो अगर प्रारंभ में x किलोग्राम था और 30 किलोग्राम उड़ गया तो बचा घोल कितना हो जाएगा? x माइनस 30 किलोग्राम। ठीक है, अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इस x माइनस 30 किलोग्राम इसमें पानी की मात्रा कितनी है? 80% और नमक की मात्रा कितनी है? 20%। तो अब यहाँ पर फिर से हम फाइंड करते हैं नमक की मात्रा। तो नमक की मात्रा क्या हो जाएगी? x माइनस 30 का 20%, क्योंकि इसमें 20% नमक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 30 इंटू 20/100। तो ये यहाँ से आ गया 5, दैट मीन्स x माइनस 30/5। अब हमें दो इक्वेशन मिल गए नमक की मात्रा के। पहले बार में नमक की मात्रा मिला इतना और दूसरे बार में नमक की मात्रा मिला इतना। अब मैंने आपको जो यहाँ पर एक वर्ड थोड़ी देर पहले कहा वही वर्ड फिर से दोहरा रही हूँ कि नमक की मात्रा बदल नहीं रहा है। नमक जितना है उतना ही है, सिर्फ पानी की मात्रा बदल रही है। तो नमक प्रारंभ में जितना था उतना ही अभी भी है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x/20 इज इक्वल टू x माइनस 30/5। ठीक है, क्योंकि नमक की मात्रा चेंज नहीं हो रहा है, वो याद रखिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 15x इज इक्वल टू 20x माइनस 600। तो यहाँ से x आपको मिल जाएगा 600/5, दैट इज 120 किलोग्राम। मतलब प्रारंभ में घोल का भार कितना था? 120 किलोग्राम, जिसमें से 30 किलोग्राम पानी भाप बन के उड़ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिए। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है चीनी की दो किस्मों को किसी अनुपात में मिला दिया जाता है। मिश्रण की प्रति किलोग्राम लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 रुपए कम तथा निम्न कोटि की चीनी की लागत से 0.75 रुपए अधिक है। तो हमें दोनों प्रकार की चीनी को किस अनुपात में मिलाया गया वो फाइंड करना है।
हमें फाइंड करना है कि जो उच्च कोटि की चीनी है उसको निम्न कोटि की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है, ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, हमें अगर सिंपल आप ये बताइए कि अगर हमें चीनी का मूल्य दिया होता कि उच्च कोटि के चीनी का मूल्य कितना है, निम्न कोटि की चीनी का मूल्य कितना है, फिर उसका औसत मूल्य दिया होता तो आप आसानी से निकाल लेते। तो हम क्या करते हैं, एलिगेशन और मिक्सचर की प्रॉपर्टी से यहाँ पर हम लेते हैं उच्च कोटि के चीनी का मूल्य। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं निम्न कोटि की चीनी का मूल्य और यहाँ पर हम लेते हैं औसत मूल्य। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि जो मिश्रण है, मतलब ये जो औसत है वो उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 कम। तो उच्च कोटि की चीनी का जितना भी लागत होगा, अगर ये x हो गया तो मिश्रण का लागत कितना हो जाएगा, उच्च कोटि की चीनी लागत से 0.50 रुपए कम। मतलब अगर ये x हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 0.50। सॉरी, जस्ट उल्टा करते हैं। मैंने मान लिया कि औसत लागत x है। ठीक है, अगर औसत लागत x है तो उच्च कोटि की चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, x प्लस 0.5 और निम्न कोटि की चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, x माइनस 0.5। ऐसा क्यों मैंने लिया, कि ऐसा इसलिए लिया कि औसत को मैंने ले लिया x। अब ध्यान से पढ़िए कि जो हाई क्वालिटी की चीनी है वो उसका मूल्य, मतलब जो औसत मूल्य है वो हाई क्वालिटी की चीनी का जो रेट है उससे 0.50 रुपए कम है। अगर औसत कम है मतलब ये ज्यादा होगा। अगर इसको मैं उल्टा लिखूं तो ये लिख सकते हैं कि उच्च कोटि की चीनी का मूल्य उसके औसत मूल्य से 0.50 रुपए ज्यादा है, अपोजिट करना है। और उसी तरह से निम्न का है, यहाँ पर इतना अधिक दिया हुआ है, मतलब इसका रेट अधिक है, इसलिए इसको हमने माइनस किया। अब बस सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 0.57 और इसको इससे करेंगे तो ये आ गया 0.50। दोनों का अनुपात निकाल लीजिए तो ये आ गया 75/50 दैट इज 3/2। तो 3/2 हमें इसका रेशियो मिल गया। तो सिंपल आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपको जो दिया हुआ है डायरेक्ट इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन है। तो जब इस तरह का थोड़ा सा घुमावदार देगा तो आप वही करिए, औसत को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए और औसत को एज्यूम करके फिर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या, उसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको मैंने एक बार बताया कि 0.75 और 0.50 का डायरेक्ट रेशियो भी आप निकाल सकते हैं, पर आप जब डायरेक्ट रेशियो निकालने जाएंगे तो आप उस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इसको न्यूमरेटर में लेंगे कि इसको न्यूमरेटर में लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में नहीं आता और क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे 3:2 भी दिया रहेगा, 2:3 भी दिया रहेगा, तो कोई भी आंसर करेक्ट हो सकता है। इसीलिए आपने को जो मैंने मेथड बताया कि आप औसत को इस तरह से ले लीजिए, उच्च कोटि की चीनी को ऐसा लीजिए, निम्न कोटि की चीनी को ऐसा लीजिए, फिर उसको बनाइए, तो वैसे केसेस में आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 126 किलोग्राम के एक तरबूज में 69% पानी है। कुछ दिनों बाद पानी सूख जाता है और पानी का परसेंट कम होकर 38% रह जाता है। सूखे हुए फल का वजन अब कितना होगा? तो अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था नमक वाला, नमक और पानी के घोल का, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर अभी नमक और पानी के क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में बताया था। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। तो देखिए,
हम इसको अगर बड़े वे में सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, छोटे वे में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो अगर 126 किलोग्राम का एक तरबूज है, ठीक है, और उसमें 69% पानी है, तो अगर मैं फाइंड करूं पानी की मात्रा तो ये क्या हो जाएगा 126 का 69%, ठीक है। पर अगर इसी में मैं फाइंड करूं फल की मात्रा, मतलब उसमें आधा पानी होता है, कुछ सॉलिड पार्ट भी होता है, तो अगर मैं फाइंड करूं फल की मात्रा तो ये क्या हो जाएगा 126 का कितना परसेंट 31%। ये 31 कहाँ से आया, अगर 69% पानी है तो बचा कितना परसेंट 31%, वो सॉलिड होगा, तो ये आ गया 126 का 31%, ठीक है। अब अगर इतना परसेंट पानी फल की मात्रा है, अब क्वेश्चन में क्या दिया कि कुछ दिनों बाद पानी सूख जाता है। जाहिर सी बात है अगर आप फल को एक जगह पे छोड़ दें तो वो सूखने लगता है। आपने ऑरेंजेस देखे होंगे, अगर आप ऑरेंज फ्रेश खाएंगे तो वो उसमें ज़्यादा पानी होता है, पर अगर आप उसको 4 दिन रख दें फिर देखेंगे तो वो सूख जाता है। इसी तरह से तरबूज में भी होता है। तो अगर वो सूख गया तो पानी का परसेंट जो पहले 69 था वो अब कम होके कितना हो गया 38%, ठीक है। तो अगर पानी 38% हो गया तो उसमें फल का परसेंट कितना बच जाएगा, इसको 100 से माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 62%। तो बचे फल का वजन अगर हम मान लें कि ये x kg है, ठीक है, तो फल की मात्रा कितनी हो जाएगी, मात्रा यहाँ पर हो जाएगी x का कितना परसेंट 62%, तो ये आ गया x इंटू 62/100। तो देखिए जैसे नमक और पानी के घोल में मैंने आपको बताया कि सिर्फ पानी वहाँ पर चेंज हो रहा है, नमक की मात्रा सेम टू सेम है, वैसे ही यहाँ पर पानी की मात्रा चेंज हो रही है पर जो फल का मात्रा है, जो सॉलिड पार्ट है, वो सेम टू सेम है। तो दोनों को इक्वेट कीजिए, इसको और इसको। यहाँ भी हमने फल की मात्रा निकाला शुरू के वेट से, फिर बचे फल का वजन हमने x kg लेकर यहाँ भी फल का वेट निकाला, दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये आ गया इस तरह से, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 31 2 जा 62, तो x यहाँ से कितना मिला 126/2, तो x यहाँ पर आ जाएगा 63 किलोग्राम। मतलब जो फल सूख गया, जो शुरू में कितना किलोग्राम था 126 किलोग्राम था, वो सूख कर कितना किलोग्राम हो गया 63 किलोग्राम हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से कर सकते हैं, लीजिए इतना लंबा चौड़ा आप एग्जाम में तो लिखते नहीं रहेंगे, एक तो आपके पास टाइम नहीं होता, दूसरा आपके पास जगह भी नहीं होती, तो आपको सिंपल इसको अपने माइंड में सॉल्व करना होता है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। तो आपको बस क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, अब इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 126 किलोग्राम, तो वो आप ले लीजिए, पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको किसकी मात्रा को सॉल्व करना है, आपको पानी को करना है या नमक को करना है, सॉरी फल को करना है, या जो भी आपको क्वेश्चन में दिया उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर 126 है और 69% पानी है, तो पानी जो कि कम हो जा रहा है इसलिए हम उस वैल्यू को ले लेंगे जो चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्लास में नमक को लिया था, तो यहाँ पर फल चेंज नहीं होता इसलिए इसका बचा हुआ पार्ट हमने ले लिया 31%। अब यहाँ पर हमें क्या दिया, पानी कम होके 38 हो गया, तो पानी अगर कम हो गया तो फल कितना हो जाएगा 62, और हमें जो फाइंड करना है उसका वजन वो हमने ले लिया x। बस ये एक लाइन में इक्वेशन बना लिया और इसको यहाँ से सॉल्व कर लिया, तो ये आपको मिल जाएगा 63, ठीक है। तो आप इस तरह से वन लाइन में एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक मैं आपको डिटेल में बता रही थी सारे क्वेश्चन, ताकि आप बेसिक समझ जाएं और सॉल्व कैसे कैसे करना है वो समझ जाएं। अब आगे अगर मैं क्वेश्चन कराती हूँ इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि वन लाइन में वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए, जिससे आपको टाइम भी कम मिले और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली बहुत यूजफुल क्वेश्चंस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।